जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी रिक्वेस्ट पर इतनी सारी रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि 2 दिन का हमारा जो एक एक्सक्लूसिव ऑफर था जहाँ पर ह्यूज डिस्काउंट आपको एमएम एकेडमी ऐप पर मिल रहा था। तो काफ़ी लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि इसे एक और दिन के लिए इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो पेमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर हो नहीं पा रहा है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पोल भी लिया था। तो ये तो खैर इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का पोल है, इंस्टाग्राम पर भी लिया था, वहां पर भी काफी लोगों ने कहा कि हाँ एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर देना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर एक दिन के लिए एक्सटेंड जो है वो किया गया है। तो जल्द से जल्द आप डाउनलोड कीजिए ऐप को और सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इतने कम दाम पर आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट जो सही तरीके से कर सकता है उसको रिटर्न्स भी उतने ही हाई मिलते हैं। काफी सारे ऑप्शंस जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और काफी स्मूथ पेमेंट है, अच्छी तरीके से आपको डेमो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग पीडीएफ। उसी के साथ स्पीड ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए आज ही के दिन। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आज रात को 12 बजे से जो प्राइजेस है ये नहीं रहेंगे। इतना बड़ा डिस्काउंट, इतना ह्यूज डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कितने जबरदस्त कोड बोली गई है कि एवरीवन वांट्स टू बी अ बीस्ट अनलेस इट्स टाइम टू डू व्हाट रियल बीस्ट डू। क्या जबरदस्त बात बोली गई है, मतलब कमाल है ये। अगर आप इसकी गहराई में जाओगे ना तो जबरदस्त ये कोट हमें देखने को मिलती है कि हर किसी को, अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो हर किसी को टॉपर बनना है तब तक जब तक टॉपर बनने के लिए जो चीज लगती है वो ना करने को कहा जाए। हर किसी को आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस बनने के लिए जो चीज लगती है जब तक वो करने को ना कहा जाए। जैसे ही वो आ गया कि अरे बाप रे आईएएस बनने के लिए इतनी मेहनत करने, नहीं 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 नहीं, हम तो भैया हमारी जिंदगी में अच्छे हैं। तो ये कितनी जबरदस्त कोट है कि जो वो करने के लिए तैयार रहता है सिर्फ वही आईएएस बन सकता है, जो वो करने के लिए तैयार रहता है सिर्फ वही यूपीएससी क्लियर कर सकता है, जो ये चीज करने के लिए तैयार रहता है वही बीस्ट बन सकता है। तो हर किसी को बड़ा तो बनना है, सक्सेसफुल बनना है। किसी को भी अगर आप पूछोगे वो नहीं बोलेगा मुझे फेलियर बनना है, मुझे अनसक्सेसफुल बनना है, ये कोई नहीं बोलेगा। लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए जो चीज करनी होती है सब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सिर्फ चुनिंदा लोग ही सक्सेसफुल हमें देखने को मिलते हैं। और इसीलिए जी जान लगा दो, थोड़ा सा टाइम बाकी है, जी जान लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो। एक तो हो जाएगा, नहीं तो अगली बार हो जाएगा। हार नहीं मानना है, डटे रहना है, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम 8 अगस्त जो है उसका एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो आपको यहां पर करना क्या है, आपको जो स्टेट है इसका नाम बताना है। तो ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स है जो वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी ये कैसी चल रही है, हमारी इकोनॉमी डाउन चल रही है ना। इसीलिए तो हमने देखा है ना कि इकोनॉमी डाउन चल रही है, इन्फ्लेशन हाई चल रहा है। इसीलिए जो आरबीआई उन्होंने अपना रेपो रेट जो है वो सेम रखे हैं, वो डिक्रीज नहीं किए हैं या फिर इंक्रीज नहीं किए हैं। कल हमने इसके रिगार्डिंग बातें की थी, चर्चा की थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि हर वीडियो जो है वो इंटरकनेक्टेड होता ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारे वर्कर्स है उनको यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो जो बूस्टिंग डिमांड बॉटम अप है। तो बेसिकली क्या है, हमें बॉटम अप अप्रोच जो है वो अपनाना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट किस पर होती है। तो इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला तो होता है कि कंजम्पशन जो है वो कितना हो रहा है, मतलब हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं, हम खरीद कितना रहे हैं। दूसरा होता है गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी आ रही है। और चौथा होता है एक्सपोर्ट जो है वो हम कैसा कर रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 फैक्टर से हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जज कर सकते हैं कि वो कैसा कर रही है। अब हमारे कंट्री की अगर हम बात करें, कंजम्पशन कैसा चल रहा है, डाउन चल रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसा चल रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकम लोगों की नहीं आ रही तो इनकम टैक्स से नहीं आ रहा है। कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आ रहा है। अब लोग कुछ खरीद नहीं रहे तो जीएसटी नहीं आ रहा है। तो सरकार के पास पैसा कमाएगा तो सरकार ज्यादा खर्च करेगी या नहीं, तो ये भी हमें कम देखने को मिल रहा है।
इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर सब कुछ खराब चल रहा है तो इन्वेस्टर जो होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। तो जब अच्छा तरीके का कुछ प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो ये भी नीचे चल रहा है। और फिर एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो ये भी नीचे चल रहा है, मतलब सब कुछ नीचे चल रहा है। इससे हमारी इकोनॉमी पूरी नीचे जा रही है। और इसका मूलभूत कारण क्या है, वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि देखिए सब कुछ उससे कनेक्टेड है। कंजम्पशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसीलिए जो गवर्नमेंट है उनके पास टैक्स नहीं आ रहा है, सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। कंजम्पशन नहीं हो रहा है, इसीलिए जो कंपनीज है उनको फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जब ज्यादा खर्च करेंगे, हम जब ज्यादा खरीदेंगे, तब कंपनीज को प्रॉफिट होगा, कंपनीज को फायदा होगा। कंपनीज को फायदा होगा तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कंपनीज को ही फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं हो रही है। कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है तो एक्सपोर्ट जो है वो भी अच्छा खासा नहीं हो रहा है। तो ज्यादातर अगर देखा जाए कनेक्टेड है कंजम्पशन से। तो मतलब क्या है कि अगर हमारी इकोनॉमी को हमें बूस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कंजम्पशन है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। अब कंजम्पशन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो इसके कुछ रास्ते होते हैं। एक रास्ता है कि आप जो नौकरियां हैं वो लगा दो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो नौकरियां लगा दो। अगर हम नौकरियां लगा देते हैं तो बट ऑब्वियसली कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नौकरियां लगाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो बट ऑब्वियसली नौकरियां जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। कंपनीज नौकरियां नहीं लगा सकती, कंपनीज को लॉस हो रहा है। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सीधा लोगों के हाथ में वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू पैसा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, ये एक दूसरा हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग हैं उनकी यहाँ पर मिनिमम वेजेस को इंक्रीज कर दिया जाए। मतलब आज यहाँ पर वो 10 रुपए में भी काम करने के लिए तैयार है, 10 रुपए पर डे। तो ये यहाँ पर अगर हम 100 रुपए कर देते हैं मिनिमम वेज की बात, उनको इतना देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा, है ना। तो और ज्यादा लोग जो है वो खर्च करेंगे। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है बूस्टिंग डिमांड, कैसे हम डिमांड बूस्ट कर सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच के साथ। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप मिनिमम वेजेस जो है उसे यहाँ पर बढ़ा दो। एक दूसरा भी सॉल्यूशन यहाँ पर बताया गया है इसी आर्टिकल में। दूसरा सॉल्यूशन ये बताया है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि फार्म प्रोडक्टिविटी अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा मटेरियल लोगों के पास रहेगा, ज्यादा बेच पाएंगे, जिससे कि ज्यादा उनको पैसा आएगा। लेकिन वो नहीं तो सबसे सबसे अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर जो आर्टिकल में बताया गया है वो है मिनिमम वेजेस को इंक्रीज करने का। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा है, इसलिए लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि अगर हम ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में देते हैं, जैसे मनरेगा में जो काम कर रहे हैं, तो मनरेगा के थ्रू अगर हम लोगों के हाथ में पैसा प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलती है। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये मैंने इसलिए डिटेल में नहीं लिया है क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, सारे सर्कमस्टेंसेस हमने कवर किए हुए हैं, सारे पर्सपेक्टिव हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो इसीलिए एक रिवीजन के तौर पर इस आर्टिकल की रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यहाँ पर जहाँ एक्सलेंट सेक्शन देखते हैं तो आरबीआई जो है उसे नया लोन रिका स्कीम जो है वो लेकर आया है। तो ये नया रिका स्कीम क्या है वो हम देखेंगे। उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो स्पॉन्सरर जो है वीवो, इसने इसका मोरेटोरियम लिया है कि भैया मैं यहाँ पर बैकआउट कर रहा हूँ, वीवो ने। और फिर यहाँ पर है कि ट्रम्प का एक ऑर्डर आया है अमेरिका फर्स्ट का, तो ये क्या है वो भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ जो ट्रम्प है वो टिकटॉक वी चैट को बैन करने की बात कर रहा है, तो ये भी क्या है ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी हेल्दी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। उसी के साथ साथ एक और न्यूज आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, वो ये है कि एक जो दर्दनाक हादसा हुआ है केरला में, आप सभी को पता है, जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। तो हालांकि उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर भी इस भी वीडियो में हम सबसे पहला वही आर्टिकल देखेंगे और उसी आर्टिकल को कवर करेंगे। अगर आपने सेपरेट वीडियो में देखा हुआ है तो इस पहले आर्टिकल को आप स्किप कर सकते हो और दूसरे आर्टिकल से जो हमारा न्यूज़पेपर का है वो आप देख। कल एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हमें देखने को मिला है। केरला के कोझिकोडे एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हो गया। काफी लोगों की उसमें डेथ हुई है, लगभग 191 पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे थे और ऐसा बताया जा रहा है कि 17 से 19 लोगों की मौत हो गई है। काफी लोग जो है क्रिटिकल है। अब यहां पर आप देख सकते हो कैप्टन जो यहां पर केरला प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई है वो एक्स एयर फोर्स पायलट भी रहे हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से काफी सारे ट्वीट्स हमें देखने को मिले। आप देख सकते हो यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है उनकी तरफ से ट्वीट आया है, अमित शाह की तरफ से ट्वीट आया है, इवन जो नेपाल है उनकी तरफ से भी ट्वीट्स हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स रह रहे हैं जिसकी वजह से ऐसे हादसे हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या पायलट्स को टॉर्चर किया जाता है? क्योंकि देखिए ये जो हादसे होते हैं ये सिर्फ एक
चीज पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि उस वक्त ऐसी कुछ एक चीज हो गई है जिसकी वजह से हादसा हो गया है। काफी सारे फैक्टर जो है वो प्ले करते हैं। जो पायलट्स है उनकी कंडीशन कैसी है, उनकी मेंटल कंडीशन कैसी है, उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसी के साथ साथ वेदर कंडीशन कैसी है, जो तालमेल है वो सही तरीके से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है क्या, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। तो काफी सारे फैक्टर्स पर ऐसे जो हादसे हैं वो डिपेंड करते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरीके से जो फ्लाइट है, जो प्लेन है, ये दो टुकड़ों में यहाँ पर डिवाइड हो गया था। एक वैली जो है वहां पर नीचे जाकर गिर गया। तो यहाँ पर थोड़ा हम जो फ्लाइट का बेसिक जो पर्सपेक्टिव होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो प्लेन होता है ये बेसिकली 4 फोर्सेस पर ड्राइव करता है। यहाँ पर आप सबसे पहले तो लिफ्ट जो है वो देख सकते हो। लिफ्ट मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेन जो है उसे लिफ्ट किया जा रहा है, ऊपर ढकेला जा रहा है। ये बेसिकली जब भी फ्लाइट उड़ता है उस टाइम पर जो हवा है वो इस तरह से यहाँ पर इसको ढकेलती है। और जो ये प्लेन होते हैं, ये विंग्स इस तरीके से होते हैं, जिससे क्या होता है, जो यहाँ पर प्रेशर है वो बिल्डअप होता है, क्योंकि हवा इस तरफ से आ रही है तो प्रेशर इस तरफ बिल्डअप होता है। और जैसे ही प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वैसे ही इसको प्लेन को लिफ्ट करते हैं। तो इसलिए विंग्स जो है उसके नीचे जो इस तरीके से हवा आ रही है उसे लिफ्ट करने के लिए काम आती है, और इससे जो फ्लाइट है वो हवा में उड़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। आपको मैं एकदम लेमन शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप थ्रस्ट और ड्रैग भी देख सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है, जो हवा है उसे पीछे ढकेलने के लिए, क्योंकि जब भी प्लेन इस तरीके से जा रहा है, अगर हवा इस तरफ से चल रही है तो फिर जब हवा इस तरफ से चल रही है तो ज्यादा बेटर होता है टेक ऑफ के लिए। क्योंकि जब प्लेन इस तरह से जा रहा है और हवा इस तरफ से उड़ रही है तो जो विंग्स होते हैं उसे यहां पर सही तरीके से प्रेशर जो है बिल्डअप होता है। और सेम उसी तरह लैंडिंग के प्रोसेस में भी वही हमें देखने को मिलता है। जब फ्लाइट लैंड कर रही है, अगर फ्लाइट इस तरीके से लैंड कर रही है और हवा इस तरीके से बह रही है तो उसे रोकने के लिए काफी आसान जाता है। मतलब आपको यहाँ पर रनवे जो है उस पर ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो हवा है वो उसे रोकने के लिए, ब्रेकिंग सिस्टम के लिए काफी हेल्प करती है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर फ्लाइट इधर से उतर रही है और हवा भी इस तरफ से है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो रोकने के लिए काफी प्रॉब्लम जाएगा। यहाँ पर रनवे जो है, ज्यादा यहाँ पर रनवे जो है वो कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसे हम कहते हैं टेल विंड्स। जब भी टेल विंड्स होते हैं उस टाइम पर जो फ्लाइट है उसे रोकने में ज्यादा मुश्किल होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से फ्लाइट जो है वो दुबई से यहाँ तक आ रही थी, और किस तरीके से उसने एक जो राउंड शेप है वो भी यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया, किस तरीके से फ्लाइट जो है वो बेसिकली काम करते हैं, किस तरीके से इसके जो फोर्सेस है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर समझने हैं कि टेक ऑफ के लिए जब विंड्स इस तरफ हो और प्लेन इस तरफ जा रहा हो तो ज्यादा बेटर होता है। सेम उसी तरह अगर प्लेन इस तरफ लैंड हो रहा हो और हवा इस तरफ हो तो यहाँ पर बेटर होता है। जो टेल विंड्स होते हैं अगर वो लैंडिंग के टाइम पर हो तो ज्यादा मुश्किल होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरा एक जो पर्सपेक्टिव हमें इस केस में देखने को मिलता है वो है टेबल टॉप। मतलब यहाँ पर जो रनवे है वो इस तरीके से हमें नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ तक अगर है, बेसिकली रनवे तो पीछे तक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे अब सीधी वैली है। तो ये एक पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़े मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रनवे जो है वो किस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके का रनवे जो है आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा किस तरीके से टेबल टॉप जैसा हमें जो रनवे है वो देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हो आप, ये पूरा जो है ये रनवे है, और इस तरफ दोनों ही साइड, उस साइड भी हमने देख लिया और इस तरफ भी अगर हम देखते हैं तो ये रनवे जो है काफी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो जो वैली है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब टेबल टॉप जो है रनवे का वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर यही हुआ है, जो फ्लाइट है वो लैंड कर रही थी और लैंड ठीक से ना होने की वजह से, स्कीड होने की वजह से, जो ब्रेक्स है सही से ना होने की वजह से यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये नीचे जाकर गिर गया है। और इसी में दो टुकड़े इसके हो गए। अब यहाँ पर जो दीवार है वो भी देखने को मिल रही थी, शायद वो दीवार यहाँ हो सकती, यहाँ पर जो थी उससे टकरा कर दो टुकड़ों में हो गया और नीचे वैली में चला गया। तो इस तरीके का पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर जो रूट रहा था उस फ्लाइट का वो यहाँ पर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो दुबई है वहां से फ्लाइट निकली थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो केरला, यहाँ पर एक फ्लाइट आ रही थी। तो किस तरीके से फ्लाइट आई है एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो फ्लाइट है वो यहाँ पर टेक ऑफ की होगी, और फिर उसने किस तरीके का रूट जो है यहाँ पर लिया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्पीड है वो मैं यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर हमें ज्यादा फास्ट तरीके से जो फ्लाइट का रूट है वो देखने को मिले। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से फ्लाइट यहाँ पर आ रही थी, इंडिया की तरफ बढ़ रही थी, और यहाँ पर फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फ्लाइट है अब वो काफी करीब आ चुकी थी।
और अब वो लैंडिंग के लिए ही तैयार थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा यहाँ पर आपको क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को, देखिए वापिस इस तरफ जाते हुए दिखा और फिर यहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया। तो अब थोड़ा यहाँ पर जूम करके हम देखते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था। यहाँ पर थोड़ा और अच्छी तरीके से रिफाइन करके जूम करके जब हम देखेंगे तो हमें शायद हो सकता है अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर हमें कुछ अलग तरीके का देखने को मिल रहा है। तो फिर से एक बार फ्लाइट का देख लेते हैं काफी फास्ट मोड पर, तो यहाँ पर जूम करके हमें और अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो ये फ्लाइट जो है वहां से आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से फ्लाइट जो है उसने टर्न मारा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरीके का टर्न, मतलब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का फ्लाइट जो है उसने एक राउंड लिया था, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से फ्लाइट जो है उसने एक राउंड लिया था। तो ये एक देखने वाली बात है, यहाँ पर राउंड जो है वो लेने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से, मतलब वो पहले यहाँ पर आया, उसके बाद उसने यहाँ पर राउंड जो है वो लिया, और जब इस तरीके से यहाँ पर राउंड लिया तो यहाँ पर भी वो इधर मुड़ा, और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसा आते हुए ऐसा आते हुए ऐसा आते हुए फिर से उसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से आया और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया। तो इससे हम दो चीजें तर्क लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए फाइनल तौर पर कोई भी नहीं बता सकता है कि यही रीजन रहा होगा जब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम तर्क लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो जब इसने यहाँ पर इस तरीके का रूट लिया है, जब इसने राउंड यहाँ पर लिया है, तो बट ऑब्वियस है कि उसे पता चला होगा कि जो वेदर कंडीशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि पहली बार जब वो लैंड करने जा रहा था, जब उसने राउंड लिया तब उसकी स्पीड जो है बिल्कुल सही थी, और फिर दूसरी बार ऐसा बोला जा रहा है कि दूसरी बार उसने दूसरी तरफ से लैंडिंग करने की कोशिश की, जहां पर हमें टेल विंड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। याद आ रहा है आपको जो मैंने टेल विंड आपको बताया था, मतलब क्या है कि अगर इस तरफ जो फ्लाइट है वो लैंड कर रही है और जो विंड्स है वो भी इसी तरफ चल रहे हैं, तो ये होता है टेल विंड्स। और जब भी टेल विंड्स होते हैं उस टाइम पर जो फ्लाइट है उसे रोकने में काफी मुश्किल होती है। उसी के साथ साथ बरसात जो है वो भी हो रही थी, और यहाँ पर जो रनवे होता है, अब फर्ज कीजिए यहाँ पर ये रनवे है और यहाँ पर आपको लैंडिंग करना है, मतलब यहाँ पर आपको टच करना है और फिर धीरे धीरे आप यहाँ तक रुक सकते हो, ऐसा यहाँ पर अंदाजा होता है। लेकिन यहाँ पर शायद हो सकता है कि इसने लेट जो है वो टच किया हो, क्योंकि जो सेकेंड टाइम जब वो आ रहा था, सेकेंड जब राउंड लेके आ रहा था, उस टाइम पर उसकी स्पीड जो है काफी ज्यादा थी, कंपेरेटिवली जितनी रहनी चाहिए उससे स्पीड जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जब वो यहाँ पर था स्पीड इसकी 194 ये हमें देखने को मिल रही है। स्पीड यहाँ पर कम रहनी चाहिए थी, लेकिन स्पीड जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उसने टच जो है वो भी आगे किया हो, जिससे कि यहाँ पर आगे उसके सही तरीके से रुक नहीं पाया हो और स्कीड हो गया हो और फिर वैली में गिर गया हो। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ तर्क है जो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि फाइनल तौर पर तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें देखने को मिल सकता है, या फिर जो ऑफिशियल तौर पर जो निकल कर आए तभी हम बता सकते हैं कि असली रीजन क्या रहा होगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये रीजन जो है इसके पीछे रहे होंगे। पहला तो टेल विंड जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम आया होगा, दूसरा यहाँ पर जो टच है वो उससे सही तरीके से नहीं किया होगा, क्योंकि जो स्पीड है वो कंपेरेटिवली ज्यादा थी, और इस वजह से जो वेदर कंडीशन है वो भी इतनी ठीक नहीं थी। तो देखिए सब चीजें जो है वो एक साथ आ जाती है। अब यहाँ पर जो फ्लाइट है उसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर काफी प्रॉब्लम जो है वो चलते रहते हैं, काफी बार विसल ब्लोइंग जो है वो भी किया गया है, लेकिन फिर भी दबा दिया जाता है। अब यहाँ पर बहुत जरूरी है कि इसे सीरियसली लिया जाए, और जो भी यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स होते हैं उसे सही तरीके से देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान यहाँ पर दांव पर लगी हुई होती है, और ऐसे जो हादसे होते हैं इसकी वजह से जो रिलायबिलिटी है वो भी यहाँ पर खत्म होती जाती है। तो इसीलिए जैसे कि एयर एशिया जो है उसका किस्सा हमने देखा था, अब यहाँ पर जो एयर इंडिया है उसके भी कई सारे हमें केसेस जो है देखने को मिलते हैं। नॉर्मली स्कीडिंग जो है वो तो बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा है, और इसीलिए एक वार्निंग रहना चाहिए गवर्नमेंट के लिए भी कि यहाँ पर एविएशन सेक्टर जो है उसमें सेफ्टी फीचर्स का सही तरीके से ध्यान रखा जाए। तो आइए अब यहाँ पर बात करते हैं हम आरबीआई के नए लोन रिकास्ट स्कीम का। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनके द्वारा जो रेपो रेट है उसे अनचेंज रखा गया है, उसे चेंज नहीं किया गया है। क्यों अनचेंज रखा गया है वो सब हमने कल देखा हुआ है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के बारे में। मतलब क्या है, मतलब ये होता है कि फर्ज कीजिए कि मैंने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है। अब अगर मैं बैंक को, मेरी कंपनी है, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, अब क्या हो रहा है कि मैं बैंक को जो पैसे हैं वो नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 90 दिनों तक जो पैसा है वो नहीं दे पाता हूं तो क्या होगा, 90 डेज तक अगर मैं नहीं दे पाता हूं तो क्या होगा, एनपीए हो जाएगा, है ना। अब यहां पर जब मैं पैसा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो अगर मेरी कोई जेन्युइन कोई रीजन है कि मेरे पास कैश क्रंच है, मेरे पास जो कंजम्पशन है लोगों का वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे लॉस हो रहा है और इसीलिए मैं पैसा जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ,
या फिर कोविड की वजह से मेरी जो दुकान है, मेरा जो प्रोडक्शन है वो बंद था, जिसकी वजह से मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ है, प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, लेकिन लॉस जो है वो जा रहा है, मुझे फैक्ट्री का पैसा देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज का पैसा देना पड़ रहा है, तो लॉस ही लॉस हो रहा है, कुछ मुझे गेन हुआ नहीं है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर मुझे कोई ना कोई सहूलत तो चाहिए रहेगी। अब इसके लिए सहूलत क्या दी गई थी कि आपको जो भी लोन का पैसा देना होता है उसके लिए मोरेटोरियम दिया गया था। मोरेटोरियम मतलब क्या है कि माफी दी गई थी कि अब ठीक है, आप 3 महीने जो है 3 महीने तक आप पैसे मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 महीने तक आपकी जो भी किस्त रहेगी वो मत दीजिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर हम नहीं देते हैं तो वो एनपीए में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एनपीए में नहीं जाएगा। यहाँ पर भले इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी सहूलत मिल जाएगी कि ठीक है भाई, मुझे 3 महीने तक एटलीस्ट किस्त जो है वो तो नहीं देनी है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा कि जब भी यहाँ पर लॉकडाउन हटाया जाएगा और उसके बाद ये जो किस्त देने की बात हो रही है, तो फर्ज कीजिए कि जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो सबके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो किस्त जो है वो दे पाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा एकदम ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो बट ऑब्वियस है कि कुछ जो कंपनीज है, कुछ जो ऐसे एमएसएमईज है, वो तो कंटिन्यूअसली लॉस में ही चलती रहेगी। तो ऐसे सिनारियो में जब ये खत्म हो जाएगा मोरेटोरियम के पीरियड, तब उन्हें लोन जो है वो तो देना ही पड़ेगा। ऐसे सिनारियो में अगर वो लोन नहीं देते हैं तो फिर वो लोन तो एनपीए में चला जाएगा, तो यहाँ पर उनका लॉस हो जाएगा। तो इसी से बचाने के लिए यहाँ पर आरबीआई जो उसने बोला है कि यहाँ पर लोन रिकास स्कीम जो है वो यहाँ पर लाई जाने वाली है। मतलब यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। रिस्ट्रक्चरिंग कैसे? फर्ज कीजिए कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए जो है वो देना है, ठीक है। अब बैंक जो है वो बोलेगी कि ठीक है, आपको 1 लाख देना है ना, आप 1 लाख मत दो, 50,000 जो है वही दो। हम यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड था 3 साल का वो यहाँ पर बढ़ा देते हैं, वो 5 साल कर देते हैं, ठीक है। मतलब आपको थोड़ी सहूलत मिल जाएगी एट प्रेजेंट की सिचुएशन में, क्योंकि आप कोविड से जूझ रहे हो। तो ये यहाँ पर लाया गया है, मतलब वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो लाया गया है कि जो भी लोन है आपका उसे रिस्ट्रक्चर किया जाए। जो भी आपको पेमेंट देना है, जो भी किस्त देना है, जितनी भी साल के लिए देना है, इसे एक बार हम रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। यही यहाँ पर जो आरबीआई उनकी तरफ से लाया गया है, खास उनके लिए जो यहाँ पर कोविड पेंडेमिक जो है उसकी वजह से इंपैक्ट हुए हैं। अब बेनिफिट जो है वो किसको होने वाला है? तो सिर्फ और सिर्फ वही कंपनीज, ओनली सिर्फ और सिर्फ वही कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कंपनीज ही, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे कि सिर्फ कंपनीज जो है वही इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल नहीं। तो यहाँ पर कंपनीज भी है, इंडिविजुअल भी है, जिनका लो अकाउंट जो है वो डिफॉल्ट में है फॉर नॉट मोर देन 30 days एज ऑन March 1st 2020, वो इलिजिबल है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। मतलब अगर मैंने कोई पर्सनल लोन उठाया है और मैं अगर बोलता हूं कि मुझे रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, तो क्या हो सकती है? उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मेरा जो लोन अमाउंट है वो डिफॉल्ट नहीं रहना चाहिए मोर देन 30 days एज ऑफ March 1 2020, मतलब March 1 2020 तक 30 दिन से ज्यादा मेरा लोन जो है वो डिफॉल्ट नहीं रहना चाहिए। मतलब 1 मार्च 2020 से पहले सिर्फ 30 दिन का अगर डिफॉल्ट रहता है तो मैं एलिजिबल हूँ। अगर मेरा 60 दिन का हो जाता है कि 60 दिन तक मैंने लोन भरा नहीं था 1 मार्च 2020 से पहले, ठीक है, 60 दिन तक 2 महीने तक मैंने लोन भरा नहीं था, तो फिर मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा, या फिर जो कंपनीज है वो एलिजिबल नहीं रहेगी। अब यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो किया जाएगा, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग रहेगा। मतलब कि आपको ऑप्शन अगर दिया जाता है, आपने चूज कर लिया कि मैं 1 लाख की जगह 50,000 भरता हूँ और मैं 3 साल की जगह 6 साल भर देता हूँ, तो फिर कंसिडर कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये भी नहीं हो रहा है, 50,000 भी देना नहीं हो रहा है, तो मेरे को 25,000 ही देना है 9 महीने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये अवेलेबल अक्रॉस सेक्टर, मतलब जितने भी सेक्टर्स है सभी के लिए अवेलेबल है, खास उनके लिए जो कोविड से अफेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? एक रिलीफ जो है कंपनीज को वो प्रोवाइड किया जा रहा है कि वाह, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सहूलत जो है वो दी जाएगी। अब कंपनीज जो ऑलरेडी यहाँ पर डिफॉल्ट में चल रहे हैं वो यहाँ पर अवेल नहीं कर सकते। मतलब ऑलरेडी अगर वो डिफॉल्ट में चल रहे हैं, ऑलरेडी अगर वो एनपीए में चल रहे हैं, तो उनके लिए ये स्कीम जो है वो अवेलेबल नहीं है। पर्सनल लोन अगर हम देखें उसके लिए भी यहाँ पर रिजोल्यूशन है, जैसा मैंने आपको कहा कि कंपनीज और इंडिविजुअल दोनों के लिए है। तो इंडिविजुअल पर्सनल लोन जो है उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, और क्लासिफाइड स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसका भी यहाँ पर जो डिफॉल्ट है वो 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए March 1 2020 से पहले। इंप्लीमेंट जो है वो कैसे किया जाने वाला है? जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो 5 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, और हेड किसके द्वारा किया जा रहा है? हेड यहाँ पर किया जा रहा है कमत, जो है केवी कमत, इनके द्वारा, फॉर्मर चेयरमैन है आईसीआईसीआई बैंक के। अब यहाँ पर जो कमिटी है वो वैलिडेशन की प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पर देखने वाली है, ठीक है। वैलिडेशन की प्रोसेस भी यहाँ पर देखेगी, और स्पेसिफिक जो थ्रेशोल्ड है
उसका यहाँ पर पूरा कंसिडरेशन किया जाएगा और सब कुछ यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो चलने वाली है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्कीम हमें देखने को मिल रही है, तो पहले की स्कीम के साथ अगर हम थोड़ा कंपेयर करते हैं तो पहले की कुछ स्कीम्स हैं जो हमें पता रहना चाहिए। एक स्कीम हमें देखने को मिलती है सीडीआर, ठीक है, मतलब है कॉर्पोरेट डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डेप्थ है उसका रिस्ट्रक्चरिंग हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यू कर दी गई थी अप्रैल 1 2015 से। अब ये क्यों डिसकंटिन्यू कर दी गई थी? देखिए, काफी सालों तक ये चलता रहा है कि आपको क्या किया जा रहा है कि कॉर्पोरेट का अगर कोई डेप्थ होता है, कॉर्पोरेट अगर कोई पैसा पे नहीं कर पा रहा है, कॉर्पोरेट का अगर कोई बड़ा कर्ज है, तो उसमें रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता था, कि उसमें चेंजेस किए जाते थे कि आप एक काम करो इतना दे दो, आप एक काम करो इतना दे दो। मांडली होती है ना कि ठीक है तुमसे इतना नहीं हो रहा था, इतना कर दो उतना कर दो, ऐसा सब कुछ रिस्ट्रक्चरिंग जो हमें देखने को मिलता था। काफी साल तक ये स्कीम चली, लेकिन जो कॉर्पोरेट है वो इसका मिसयूज किया करते थे। मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लान जो है इतना मिसयूज किया करते थे, मैनिपुलेशन किया करते थे, और इसी वजह से क्या हो रहा था, बैंक जो है उनको एक कन्वीनियंस जो है वो नहीं हो रहा था। अब बैंक वाले जो है जो उनके फायदे में रह रहे हैं, उनको जो पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए वो लोग कर भी देते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, जिससे बैंक जो उनका नुकसान होता था, ओवरऑल बैंक जो है वो लॉस में जाती थी। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता था। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है एसडीआर, मतलब स्ट्रेटेजिक डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब यहाँ पर क्या है, बैंक्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि लोन अमाउंट जो है वो यहाँ पर 51% इक्विटी में कन्वर्ट कर ले। मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्विटी, जैसे मैंने आपको कहा था, डेप्थ होता है और इक्विटी होता है। ठीक है, डेप्थ और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? डेप्थ मतलब क्या होता है, कर्जा। इक्विटी मतलब क्या होता है कि आप शेयर परचेस कर रहे हो, आप ओनरशिप उसमें ले रहे हो। तो बैंक्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि जो लोन अमाउंट है उसे 51% इक्विटी जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए और हाईएस्ट बिडर को वो बेच दे। ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता था। और इससे क्या होता था, इससे जो बैंक्स है उनको फायदा होता था, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि उनको एक हिस्सेदारी जो है उसमें मिल रही है ना। लेकिन जो बैड लोन की प्रॉब्लम है, जो एनपीएस की प्रॉब्लम है, वो इससे कोई रिजॉल्व नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से एसडीआर जो है इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर उसके बाद हमें 5:25 जो है उसकी स्कीम हमें देखने को मिलती है। 5:25 की स्कीम क्या है कि यहाँ पर रीफाइनेंसिंग हमें देखने को मिलता था। मतलब कि जो भी आपकी लोन अमाउंट होगा, जो भी आपका लोन अमाउंट होगा, उसमें क्या किया जाएगा कि आपको 25 साल तक की मोहलत दे दी गई। आपको 25 साल के लिए अब लोन जो है वो पे करना है, और हर 5 साल में आपको रीफाइनेंसिंग जो है वो भी किया जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने लोन जो है, लोन मैंने लिया हुआ है 1 करोड़ रुपीस का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मुझे 25 साल में ये जो लोन अमाउंट है पूरी कंप्लीट करनी है, और उसमें भी हर 5-5 साल में मुझे और पैसा जो है वो मिलता रहेगा। ये क्यों कर रहे थे? ये इसलिए कर रहे थे, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा जो धंधा है वो नहीं चल रहा है, अगर मुझे थोड़ा बहुत पैसा मेरे अंदर इंड्यूस हो जाए तो फिर मेरा बिजनेस जो है काफी अच्छा चल सकता है। तो यहाँ पर यही किया जाता है, हर 5 साल में जो पैसा है वो इंड्यूस करो। इससे क्या होगा कि जो बिजनेस है वो और ट्रैक पे आता रहेगा, प्रॉफिट जो है वो मेकिंग बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से हमें रीफाइनेंसिंग देखने को मिलता था। और फिर आता है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। इसमें बेसिकली क्या होता था कि जो बैड लोन्स है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो खरीद लेती थी और फिर वो दूसरों को जाकर बेच देती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर बैंक है, ठीक है, एसबीआई है, उसके पास किसी ने कोई एक समझ लीजिए कोई लोन लिया 1 करोड़ का, और उसके लिए कुछ ना कुछ कोलेट्रल तो उसने रखा होगा। तो कोलेट्रल जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पूरा 1 करोड़ में खरीद लेगी अगर उसने डिफॉल्ट किया है तो। ठीक है, पूरा 1 करोड़ में खरीद लेगी, बैंक को अपने 1 करोड़ मिल गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो जो चीज है दूसरों को बेचेगा। मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ, अब दूसरे को बेचेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, कंपनीज रहती है, कंपनीज के नाम पर पैसे उठाए जाते हैं। अब कंपनी जो ऑलरेडी लॉस में चल रही है उसको कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। इसलिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, भली वो कंपनीज खरीद ले, लेकिन वो बेचने में उनको प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसेट्स है उसे रिजॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी यहाँ पर होती थी, और यही कॉन्सेप्ट हमें बैड बैंक का भी देखने को मिलता है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज। फिर लास्ट इन दी एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो अभी चल रहा है और काफी अच्छे तरीके से चीजें कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि रिजॉल्व कर दिया जाता है, जो इश्यूज है वो रिजॉल्व कर दिए जाते हैं। इससे रिलेटेड काफी डिटेल में हमने चीजें देखी हुई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी के साथ साथ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। अब ये जो स्कीम है, क्या ये मिसयूज से बचाती है? बिल्कुल, यहाँ पर आरबीआई जो है उसकी तरफ सेफगार्ड जो है वो भी लगाया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, एवरग्रीनिंग जो है बैड लोन्स का, नहीं तो बैड लोन्स का क्या होता है, एवरग्रीनिंग कर दिया जाता है कि हाँ उसको तो पैसे मिलते रह रहे हैं, पैसे मिलते रह रहे हैं, पैसे मिलते रह रहे हैं,
और बैड लोन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सही सेफ्टी मेजर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और इवेल्युएशन जो है वो किया जाएगा कि यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन है, रिस्ट्रक्चरिंग है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, एजेंसीज यहाँ पर सही है या नहीं है, ठीक है। तो वैलिडेशन जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो काफी अच्छी चीज यहाँ पर आ रही है। चलिए अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आईपीएल जो है उसके फाइनेंशियल मॉडल के बारे में बात की गई है। आईपीएल का फाइनेंशियल मॉडल, अब यहाँ पर ये चल क्यों नहीं रहा है पैड, वो समझ में नहीं आ रहा है, जिससे कि मैं लिख जो है वो नहीं पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आईपीएल जो है उसका फाइनेंशियल यहाँ पर मॉडल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये किस तरीके का है, अब देखिए आईपीएल काम कैसे करता है। आईपीएल जो है वो क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज होती है अलग अलग इसके इसमें, और फिर फाइनली क्या होता है, जो टीम जीतती है उसको ट्रॉफी मिलती है, काफी सारा पैसा मिलता है। अब ये कैसे ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं, नहीं ट्रॉफी के लिए लड़ रहे होते तो फिर इतने सारे लोग जो है बिजनेसमैन जो है इसमें शामिल क्यों होते। यहाँ पर बिजनेस होता है, आईपीएल इज ऑल अबाउट बिजनेस। तो यहाँ पर बिजनेस हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बिजनेस जो है उसमें पैसा अलग अलग तरीके से लोगों के पास आता है। खास इसमें जो अर्निंग वाले हैं वो है बीसीसीआई, है ना। बीसीसीआई जो है वो सबसे बड़ा पैसा लेने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कोविड की वजह से जो आईपीएल है वो अभी यूएई में होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जब यूएई में हो रहा है तो इसको अलग अलग जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं, तो वीवो जो है उसने यहाँ से पुल आउट कर लिया। वीवो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना, मेरे को यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं बनना है। स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो को अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसके एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा और उसके बदले में वो मुझे पैसे देंगे। उसी तरीके से वीवो जब यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब यह है कि जो प्लेयर्स है उनकी टी शर्ट्स पर, है ना, या फिर जो बीच में एडवर्टीजमेंट आती है उसमें वीवो की हमें ऐड देखने को मिलेगी और वीवो जो है वो इसके बदले में उनको पैसे देगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन वीवो ने अपने हाथ जो है पीछे खींच लिए है कि भैया मुझे यहाँ पर नहीं करना है, मुझे स्पॉन्सर नहीं करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो चाइना जो है उसका भी दबदबा स्पॉन्सरशिप में रहता है, क्योंकि वीवो अगर हम देखें तो चाइनीज है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईपीएल में 2008 से 2002 से 8, यहाँ पर आप देख सकते हो डीएलएफ 2008 से 13, पेप्सी 2016 7 से 16, 2016-17 वीवो आया, फिर 2018 और 22 तक वीवो जो हमें देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना कितना पेमेंट जो है वो किया गया है। और बाकी भी हमें स्पॉन्सर्स देखने को मिलते हैं क्रिकेट में, जैसे कि ये है बाइजूस है, उसका भी हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो पेटीएम है वो भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे वीवो जो है उसने पुल आउट क्यों किया, उसने क्यों निकाल लिया है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वीवो जो है वो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर है और आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप उसने एक्वायर किया है 2199 करोड़ रुपीस में 5 साल की डील है। तो 18 से लेकर 2022 तक हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड कंपनी ने कितने दिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, यहाँ पर 439.8 करोड़ पर ईयर जो है स्पॉन्सरशिप कमिटमेंट के नाम पर देना पड़ता है। मतलब यहाँ पर अभी आईपीएल आई है तो 439.8 करोड़ रुपए उसको दे देना पड़ेगा कि बा मेरा स्पॉन्सरशिप कर दो, जो प्लेयर्स हैं उनके टी शर्ट पर छाप दो, जो एडवर्टीजमेंट है वो छाप दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो वीवो है वो एंटर कैसा किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले हमें जो पेप्सी है वो देखने को मिल रहा था और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि पेप्सी जो है उसने यहाँ पर हाथ अपने खींच लिए थे क्योंकि कुछ स्कैंडल्स हो गए थे आईपीएल में। तो इसीलिए पेप्सी जो उसने अपने हाथ खींच लिए थे। उसके बाद वीवो जो उसने एंटर मारा था 1 साल के लिए, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उसने वीवो ने पूरा 5 साल के लिए अपना ले लिया था। वीवो के पहले 2 साल जो है उसमें उसको 200 करोड़ रुपए देना पड़ा था और फिर उसके बाद इसने तो अभी 5 साल के लिए यहाँ पर कर लिया है। अब ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बीसीसीआई और फ्रेंचाइज जो है वो स्पॉन्सरशिप से बेनिफिट कैसे होते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा पैसे कमाते कैसे हैं, बीसीसीआई पैसा कैसे कमाती है, या फिर जो फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज मतलब चेन्नई सुपर किंग हो गए, है ना, राजस्थान रॉयल्स हो गए, है क्या अभी। तो ये जो अलग अलग फ्रेंचाइज होती है ये पैसे कैसे कमाती है। तो ये देखिए इसमें रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल पूल होता है। कैसे, उसमें ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू आता है, उसमें स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू देखें, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या है कि कौन ब्रॉडकास्ट करने वाला है, कौन से चैनल पर हमें ये जो आईपीएल मैचेस है वो देखने को मिलने वाली है। तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, स्टार पर। तो इसलिए स्टार जो है उसने राइट्स जो है वो परचेस किए हुए हैं और उसने ये जो पीरियड है इसके में इतने रुपीस के राइट जो है वो परचेस किए हुए, मतलब उसके चैनल पर देखने को मिलेगा। उसको क्या फायदा होता है, उतनी व्यूवरशिप उसके चैनल पर बढ़ती है, तो इससे चैनल पर जो भी स्पॉन्सरशिप आएगी उसके पैसे उसको मिलेंगे। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे वीवो जो है वो टूर्नामेंट के लिए एनुअली 439 करोड़ एनुअली जो पे करना पड़ता है। टोटल रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है,
टोटल रेवेन्यू जितना भी आया है ये ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू से, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू से, ठीक है। वीवो जो है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप है, ये कोई फ्रेंचाइज को स्पॉन्सरशिप नहीं दी हुई है। आप अगर देखोगे प्लेयर्स की टी शर्ट भरी पड़ी होती है कोई ना कोई इससे, तो ये जो चीज होती है स्पॉन्सरशिप की होती है। तो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप यहाँ पर बड़ी इसमें आपको वीवो जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। या फिर कहीं एकदम जहां प्लेयर्स खेल रहा है, जहां पर हो रहा है, वहां पर वीवो देखने को मिलेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्पॉन्सर्स अगर हम देखें तो वीवो जो है उसने बहुत अच्छा एक स्पॉन्सर है, और ये सेंट्रलाइज होता है। मतलब ये जैसे होता है ना हमारे जैसे CGST है, उसी के साथ साथ SGST है, तो ये अगर दोनों इकट्ठा कर लिए जाए सेंटर के पास जाएंगे, फिर सेंटर के पास कुछ हिस्सा रखेगा, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये भी यहाँ पर ऐसा होता है। ये जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू होता है, ये एक के पास आ गया, बड़ी अथॉरिटी के पास, BCCI के पास, फिर वो फ्रेंचाइज को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये कौन से रेशियो में होता है 60-40 रेशियो में। मतलब कि अगर 100 रुपए टोटल 100 रुपीज अगर आ रहे हैं रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप, तो 60 रुपए BCCI रखेगी, 40 रुपए जो है ये फ्रेंचाइज को देगी, अलग अलग फ्रेंचाइज को। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी अलग अलग स्टेट्स को देती है ना, तो वैसा यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर पहले 50-50% था, लेकिन ऐसा है कि हर फ्रेंचाइज में जो BCCI है उसके भी 20% है। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई फ्रेंचाइज है, चेन्नई सुपर किंग है, ठीक है, उसमें भी 20% BCCI की हिस्सेदारी है, शेयर होल्डिंग है, इसीलिए उसका भी कुछ हिस्सा उनको मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर 60-40 का रेशियो हमें देखने को मिलता है। 60 रुपए BCCI के पास रहेंगे, 40 रुपए फ्रेंचाइज के पास जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वीवो जो है वो जाने की वजह से BCCI को हर्ट कैसा होगा, बट अभी ऐसे कि बड़ा एक स्पॉन्सरशिप चली गई है ना। तो इनका रेवेन्यू तो मेन दो सोर्स है ना। मेन दो सोर्स कौन से हैं? एक तो है उनका ब्रॉडकास्टिंग का, वो पैसे मिल रहे हैं स्टार से, लेकिन वीवो चला गया है। अब जितना वीवो दे रहा था उतनी स्पॉन्सरशिप यहाँ पर स्टार दे अपना, बाकी के स्पॉन्सर जो भी वो लेकर आएंगे देंगे क्या? नहीं, उससे कम ही देंगे। तो बट ऑब्वियसली जो उनका रेवेन्यू आने वाला था वो कम हो जाएगा। ऑलरेडी BCCI के खर्चे बहुत ज्यादा है। खर्चे कौन से हैं? कि उनको UAE में जाना है, तो वहां पर प्लेयर्स को लेकर जाना है। यहाँ पर तो प्लेयर्स को लेकर नहीं जाना था, वहां प्लेयर्स को लेकर जाना, सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करना, होटल्स का खर्चा, रुकने का खर्चा, है ना, ये सारे खर्चे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, खर्चे और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और स्पॉन्सरशिप के पैसे आ नहीं रहे हैं। अब वीवो जो है उसने क्या पूरी तरफ से अपना हाथ निकाल लिया है? जी नहीं। यहाँ पर उसने 1 साल का मॉरेटोरियम लिया है। अभी हमने चर्चा की है ना मॉरेटोरियम की, वीवो ने 1 साल का मॉरेटोरियम यहाँ पर लिया हुआ है कि भैया ये साल जो है, ये साल मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो ये साल का जो हिस्सा था मेरा पैसों का वो मुझे नहीं देना है। तो ऐसा यहाँ पर वीवो ने बोला हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यहाँ पर किया जाएगा कि भैया जिसको वीवो नहीं आ रहा है तो कोई और स्पॉन्सरशिप देना चाहता है क्या, तो वो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप जो है वो दे देगा, लेकिन काफी कम पैसा यहाँ से आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू जो है वो 10 से 15% यहाँ पर डाउन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंचाइज जो है, फ्रेंचाइज जिनको 40% मिल रहे हैं उनको 20 से 25 करोड़ हर एक को यहाँ पर नुकसान इसके वजह से हो सकता है। अब फ्रेंचाइज जो है उनका खर्चा देखो और उनको रेवेन्यू देखो। फ्रेंचाइज को खर्चा कौन कौन सा होता है, तो उनको मोस्टली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखे तो 167.4 करोड़ रुपए खर्च होता है। कैसे? तो यहाँ पर स्टेडियम ऑपरेशन कॉस्ट लगती है, स्टेडियम का रेंट लगता है, टीम सपोर्ट स्टाफ हायरिंग लगती है, टीम पर्स लगता है, ट्रैवल कॉस्ट लगती है, फ्रेंचाइज स्टाफ लगता है, मार्केटिंग लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगती है, एकोमोडेशन लगता है, मिसलिनियस, और फ्रेंचाइज फी जो है वो यहाँ पर BCCI को देना पड़ता है 54 करोड़, ठीक है, फ्रेंचाइज फी। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, इतना खर्चा होता है। फिर यहाँ पर फ्रेंचाइज कमाती कैसी है? कमाने का यहाँ पर जबरदस्त है। मतलब यहाँ पर खुद की स्पॉन्सरशिप, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो कपड़े होते हैं उस पर अलग अलग तो हो सकता है वीवो जो है वो तो BCCI ने स्पॉन्सरशिप ली हुई हो, लेकिन अलग अलग फ्रेंचाइज भी तो लेती है। शाहरुख खान ने बोल दिया कि चलो मेरे कपड़ों के ऊपर कौन कौन यहाँ पर नाम लिखवाना चाहता है, तो वो फटाफट बोलेंगे कोडक वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सब आ जाएंगे। तो आज छोटे छोटे जितने आप बड़े पैसे दोगे उतना बड़ा नाम, जितना छोटे दोगे उतने छोटे छोटे नाम। तो जगह नहीं होती उनकी टी शर्ट पर, इतने सारे नाम देखने को मिलते हैं। तो यही हम देखने को मिलता है कि स्पॉन्सरशिप से उनको भी 40 करोड़ मिलते हैं। फिर उसके बाद जो रेवेन्यू, गेट रेवेन्यू होता है, टिकट के पैसे, उससे मिलते हैं। फिर उसके लाइसेंसिंग से मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर BCCI सेंट्रल पूल, जैसा मैंने आपको बताया था, उससे 200 करोड़ मिलते हैं। तो यहाँ पर टोटल 270 करोड़ जो है वो रफली फ्रेंचाइज की अर्निंग होती है। तो इतनी ज्यादा अर्निंग हमें फ्रेंचाइज की देखने को मिलती है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर सेंट्रल पूल जो है अब ये यहाँ पर कम हो जाएगा, तो ये रेवेन्यू यहाँ पर नीचे इनका आ सकता है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कितना यहाँ पर लॉस होता है, किस तरीके से कोप अप कर पाते हैं और क्या होता है। तो अब आपको पूरा IPL जो है किस तरीके से बिजनेस करता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा उतने ज्यादा लोग वहां पर देखेंगे,
टीआरपी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आएगी, उतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आएगी तो बट ऑब्वियस है कि उनका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रम्प का जो ऑर्डर है कि अमेरिकन मेडिसिन यहाँ पर बाय करना है, इंडियन फार्मा को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने एक ऑर्डर यहाँ पर साइन किया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इसेंशियल मेडिसिन का, वो यहाँ पर क्रिटिकल ड्रग इनपुट में यहाँ पर बढ़ाना है। अब देखिए हुआ क्या था, बेसिकली अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो यूएसए है उसे डिपेंडेंट रहना पड़ता है चाइना पर, उसे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है चाइना पर, फिर उसके बाद डिपेंडेंट रहना पड़ता है इंडिया पर। और अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, कोविड की वजह से क्या हुआ था, हर कोई प्रोटेक्टिव हो गया था, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है वो अपना रहा था। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मतलब क्या, मतलब ये कि चाइना में शुरू हुआ था ये जो कोविड है, तो चाइना से जो माल आ रहा है, क्योंकि उधर से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, यहाँ पर हम फिनिश जो मेडिसिन है वो बनाते हैं, तो चाइना से जो माल आ रहा था वो रोक दिया गया। उसके वजह से हमारे यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो हम मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे थे, फिनिश मेडिसिन नहीं बना पा रहे थे। अब फिनिश मेडिसिन नहीं बना पा रहे हैं तो इसीलिए हमारे यहाँ पर शॉर्टेज ना हो जाए, तो इसलिए हमने एक्सपोर्ट को रोक दिया था। हमने बोला था हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जितना हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा नहीं बना पा रहे हैं, नया नहीं बना पा रहे हैं, जितना हमारे पास अवेलेबल है इतना ही हम रखते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था एससी क्यों एक्सपोर्ट करो, इंडिया ने बाद में कर दिया था, लेकिन पहले तो रिस्ट्रिक्ट ही कर रहे थे ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिला, ट्रम्प को समझ में आ गया कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए उसने बोला कि आत्मनिर्भर बनो। तो क्या रातों रात आत्मनिर्भर जो है वो बन जाएगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर ये मूव जो यहाँ पर लिया गया है डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा कि हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना है, हमें यहाँ पर दूसरों पर अवलंबन कम रहना है, अमेरिका की जो चीजें हैं वो पहले आप बाय करो। तो ये बेसिकली क्या है, तो ट्रम्प का ऑर्डर जो हमें इस तरीके देखने को मिलता है कि थर्सडे को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और एजेंसी जो है जो मेडिसिन प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व है, उनको यहाँ पर किया कि आप वल्नरेबिलिटी जो है सप्लाई चेन में वो आइडेंटिफाई करो एसेंशियल ड्रग्स के लिए, और फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन प्रोडक्ट जो है उसकी एक लिस्ट बनाओ और फास्ट ट्रैकिंग करो किस तरीके से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप मैन्युफैक्चर करो और अमेरिका की ही मेडिसिन जो है वो परचेस की जाए। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इससे बट ऑब्वियस है जो इंपोर्ट हो रहा है, मतलब हम जो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कटौती आ सकती है, क्योंकि वो वहां पर ड्रग्स जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये फिनिश जो मेडिसिन है उसके लिए इतना खासा ये चीज जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब अगर आप देखो तो ये इंडिया को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। क्यों इंडिया को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है, अगर आप इंडिया का देखो तो यूएसए में हर तीसरी जो पिल रहती है वो इंडिया से ही बनाई हुई रहती है, जो भी थर्ड पिल अगर अमेरिका में बेची जा रही है मेड इन इंडिया रहती है। तो ऐसे सिनारियो में हमारा वहां पर बिजनेस जो है बहुत जबरदस्त होता है, हमारा बहुत ज्यादा मार्केट हमें देखने को मिलता है। एक तो उसका कारण ये भी है कि हम सस्ते दामों पर बेचते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा डिमांड रहती है और हमारा फार्मास्यूटिकल जो है काफी अच्छा वहां पर परफॉर्म करता है। अब चाइना जो है, चाइना हेवीली यहाँ पर किस पर होता है, तो जो की ड्रग इंग्रेडिएंट्स है उस पर उसका पूरा ये चीज होती है ना, उसके वो चीजें जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया अगर हम देखें तो हम फिनिश जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया जो है वो नोन है एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और वो यूएसए में काफी सस्ते दामों में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो है इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रम्प का जो ऑर्डर है वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली उसने चाइना के लिए चीज जो है वो बनाई गई है। क्यों, क्योंकि चाइना से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए, उसे यहाँ पर उसको ओवरटेक करने के लिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये चीज जो है हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मोटिव यहाँ पर लाया गया है, इंडिया को इतना खासा फर्क नहीं पड़ेगा, रादर देन इंडिया को तो बेनिफिट होने वाला है। इंडिया को बेनिफिट कैसा होगा, एक तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो एसेंशियल ड्रग्स है, ठीक है, एसेंशियल जो मेडिसिन है, डोमेस्टिक एसेंशियल मेडिसिन, अगर उसकी कॉस्ट 25% से बढ़ जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर वो, मतलब सोचिए कि इंडिया से एक पैरासीटामोल जा रही है, ठीक है, आसान शब्दों में बताता हूँ, इंडिया से एक पैरासीटामोल जा रही है और यूएसए में वो लोग पैरासीटामोल बना रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया से जो जा रही है वो मिल रही है उनको 100 रुपए में। ठीक है, अब अमेरिका में जो बना रहे हैं अगर उसकी कीमत 125 से ऊपर चली जाती है तो फिर ये नहीं किया जाएगा, इस पर ही डिपेंडेंट रहा जाएगा। ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इंडिया में इतनी चीप जो ड्रग्स हम सप्लाई करते हैं, इतनी सस्ती वहां पर सप्लाई करते हैं, तो बट ऑब्वियसली कि इंडिया को इतना हैम्पर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका पूरा रिप्लेसमेंट अचानक से नहीं होगा। और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई स्पेसिफिक अल्टरनेटिव्स भी उनके पास अवेलेबल नहीं है कि झट से वो चीज हो जाएगी, है ना। तो ये एक चीज हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इसमें हमारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है
वो भी यहाँ पर उसके लिए हम नहीं करेंगे, वो भी हम परचेस करेंगे, वो भी हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंडिया अगर हम देखें तो मोस्टली जो उनके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर सप्लाई करता है। तो इंडिया के लिए तो और ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी। दूसरी एक अच्छी चीज ये है कि चाइना का मार्केट यहाँ पर डाउन होगा। चाइना का मार्केट जब डाउन हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि वो लोग वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, है ना, इंग्रेडिएंट वहां पर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें वहां पर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो हम जो यहाँ पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर कि इंग्रेडिएंट्स हम जो वहां से लेते हैं चाइना से, हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हम यूएसए जो है वहां से भी ले पाएंगे। तो ये एक फायदा हमें देखने को मिल रहा था। और लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो इंडिया को बेनिफिट हमें देखने को मिलता है इस पर्सपेक्टिव से कि हम जो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर, तो डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पर कम हो सकती है। ये एक बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए अगली इस पर पढ़ते हैं। ट्रम्प जो है वो यहाँ पर, इंडिया ने जो टिकटॉक बैन किया है तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आ रहा है। तो ये मैं फास्ट लेता हूँ क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, नॉलेज आपको नहीं मिलेगा इससे। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे चाइना का जो टिकटॉक है या फिर वी चैट है, तो हमने यहाँ पर बैन कर दिया 59 एप्लीकेशन, उसमें टिकटॉक भी शामिल था। और उसी के साथ साथ हमने किस लिए बैन किया है कि सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी हो गया कि नहीं भैया, यूएसए की सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है, तो यहाँ पर बैन कर दो, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो निकाला गया है। ऑर्डर में कहा गया है 45 डेज फ्रॉम नाउ नो यूएस सिटीजन या फिर कोई भी सिटीजन जिस पर यूएस लॉ जो है वो अप्लाई होता है, वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर पाएगा। ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इस्तेमाल कर पाओगे, वीडियोस आप टिकटॉक पर अपलोड कर पाओगे, लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होती है, जैसे वी चैट अगर आप देखोगे वहां पर तो चैटिंग भी होती है, परचेसिंग भी होती है, सब कुछ होता है, अब परचेसिंग वर्चेसिंग नहीं हो पाएगी। मतलब दूसरा यहाँ पर ये होता है कि जो भी इन्फ्लुएंसिंग करने के लिए अगर वो कुछ खर्च करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब पैसे से रिलेटेड चीजें यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपको वीडियोस अपलोड करना है, एज अ हॉबी आप जो करना है करो, लेकिन यू कैन नॉट इन्वेस्ट और यू कैन नॉट डू ट्रांजेक्शन विद दैट। तो आपका ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, टिकटॉक और वीचैट जो है अब ये स्पेंड नहीं कर पाएंगे पैसों को थ्रू दी ऐप, ठीक है, किसी भी चीज को परचेस करने के लिए। वीचैट में अगर कुछ परचेस होता है तो वो परचेस नहीं कर पाएंगे। भले ही वीचैट जो है इतना ज्यादा फेमस नहीं है यूएसए में, मगर फिर भी उसका ट्रांजैक्शन जो है उस तरीके से होता है ना कि सारी चीजें उसमें होती है, इसीलिए ये चीज हमें देखने को मिलती है। और टिकटॉक अगर आप देखोगे मोस्टली डाउनलोडेड है, बहुत ज्यादा डाउनलोड हुआ है, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस पर ट्रांजैक्शन नहीं होगे तो बट ऑब्वियसली उनके रेवेन्यू को काफी ज्यादा अफेक्ट होगा। और यहाँ पर वीचैट भले इतना ज्यादा स्प्रेड ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वो एक मार्केट देख रहा था यूएसए में वो, और एक्सपांशन जो है वो कोशिश कर रहा था, ठीक है, एक्सपांड जो है वो करने की कोशिश कर रहा था अपना प्रेजेंस। अब यहाँ पर एक्सपांशन पे रोक लगा दी गई है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और हाल ही में हमने देखा था टिकटॉक जो है उसे यहाँ पर ये जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट जो है वो खरीदने वाला है। तो यहाँ पर अभी तक डील अगर हम देखें तो पूरी नहीं हुई है। ये डील जो है अगर सितंबर 22 तक पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर उसके बाद नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पार्शियली या फिर फुल्ली यहाँ पर इस टाइम तक हो जाना चाहिए। तो ये चीज हमें यहाँ पर इससे रिगार्डिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको जो प्लेस है आइडेंटिफाई करना है, इसका जो स्टेट है उसका नाम है तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए यही सारे जो करंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर दी है, यही 15-15 मिनट की वीडियो में अगर अलग अलग आपको परोसा जाए तो मतलब क्या बनेगा। आपका पूरा आधे पौन घंटे में सब कुछ हो जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है सब कवर हो जाते हैं, है ना। तो ये एक फायदा होता है न्यूज़पेपर एनालिसिस का। तो इसलिए शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इतना आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में लेकर आता हूँ, तो शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। आप सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, एमएम एकेडमी ऐप का ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।